मैं दुबई में नौकरी करता। हर महीने मेरी पत्नी को मेरे नाम से कोई 1 लाख रुपए दे जाता, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था। सच जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम अनंत है। मैं दुबई में नौकरी करता था, लेकिन हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए दे जाता था और मेरी पत्नी से कहता कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मेरी पत्नी ये बात मुझे फ़ोन करके बताती तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैंने अपनी पत्नी को कोई पैसे नहीं भिजवाए थे। मुझे तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी पत्नी को सीधे 1 करोड़ रुपए दिए थे, तो मेरी पत्नी ने नया मकान खरीद लिया था और मेरे घर में हर चीज़ मौजूद हो गई थी। मेरी फैमिली गरीब से अमीर हो गई थी। मेरी पत्नी ने जब मुझे नए घर के फ़ोटो भेजे तो उसी टाइम मैं इंडिया आने के लिए रवाना हो गया था, और ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत फेमस पेंटर थे, जो लोगों के घरों में पुताई किया करते थे। एक बार किसी के घर में पुताई करते टाइम पर सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और वो नीचे जा गिरे। ज़मीन पर गिरने की वजह से उनके सिर में बुरी तरह से चोट आ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक उनका काम बिल्कुल बंद हो गया था। जो जमा पूंजी हमारे पास थी वो मेरे पिता के इलाज में लगने लगी, जिसकी वजह से घर में भूखा रहने की नौबत आ गई थी। मैंने होश संभालते ही अपने पिता का हाथ बटाने और अपने घर का खर्च चलाने की वजह से कोई छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी ठीक होते ही दोबारा अपने काम पर लग गए थे, मगर पहले जैसी बात नहीं रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और उनके अंदर पहले जैसे काम करने वाली एनर्जी भी बाकी नहीं रही थी। इसलिए हमारे घर के हालात भी दोबारा से नहीं संभल सके थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी भूखा रहने की नौबत नहीं आने दी थी, और हमारे घर के हालात भी धीरे धीरे बेहतर हो गए थे। मेरी शादी मेरी माँ ने अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली की बेटी रंजना के साथ कर दी थी। मेरी पत्नी उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी, मगर बहुत समझदार और खूबसूरत भी थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, बल्कि वो तो ग्रेजुएट लगती थी। शादी के 1 महीने बाद मेरी पत्नी ने सारे घर को अच्छे से संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम करना शुरू कर दिया था, ताकि हमारे घर के हालात पहले के जैसे हो सके और हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। पहले हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी हमारे मोहल्ले के सबसे फेमस पेंटर थे और मेरे पिता के हाथ में काफ़ी सफाई थी। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने घर की पुताई मेरे पिता से ही करवाया करते थे, जिस पर मेरे पिता काम करने के अपने मुंह मांगे पैसे लेते थे, और लोग मेरे पिता को मुंह मांगे पैसे भी दिया करते थे, क्योंकि लोगों को मेरे पिता के हाथ का काम बहुत ज़्यादा पसंद आता था। शादी के कुछ महीने तो हंसते मुस्कुराते गुजर गए थे, और इसी दौरान हमारे घर 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए थे और उसके बाद ही एक बेटी भी पैदा हो गई थी। इसी तरह से मेरे 3 बच्चे हो गए थे। इन तीनों बच्चों के आने के बाद घर में सब लोग बिजी रहने लगे थे और उनकी छोटी छोटी शरारतों से घर में खूब रौनक लगी रहती थी। मगर फिर हालात ने करवट बदली। मेरे पिता को किसी बड़े बंगले में पुताई करने का काम मिल गया था। हम नहीं जानते थे इस बड़े काम से मेरे पिता को इतनी ज़्यादा इंसल्ट उठाने को मिलेगी कि हमारा सारा घर बिखर जाएगा और हमारी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी, और हम सारी ज़िंदगी के लिए दोबारा संभल नहीं पाएंगे। पिताजी उस बंगले की पुताई करने में बिजी हो गए थे और पहले से ज़्यादा लगन और मेहनत के साथ काम करने लगे थे। लेकिन एक दिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर कर चली गई। लगभग 2 महीने मेहनत से काम करके मेरे पिता ने उस बंगले का एक पोर्शन तैयार कर लिया था।
इस बंगले के 2-3 दरवाजे एक जैसे ही बने हुए थे, जो पोर्शन की तरफ भी खुलते थे। मेरे पिता अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक दिन मेरे पिता ने अपने साथ 2-3 लड़कों को भी काम पर लगा लिया था और वो सब मिलकर काम कर रहे थे कि तभी बंगले का मालिक आया और उसने मेरे पिता से कहा कि वो सब घर वाले एक इमरजेंसी हो जाने की वजह से शहर से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप और आपके मज़दूर अगर चाहो तो काम छोड़कर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि उनको वापस आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। मेरे पिता ने देखा कि अभी तो काफ़ी सारा काम करना बाकी है। मेरे पिता लालच में आ गए कि दिन खराब ना करने से बेहतर है कि वो काम करते रहे। मेरे पिता ने घर के मालिक से कह दिया कि वो लोग बेफिक्र होकर अपना घर बंद करके यहाँ से जा सकते हैं। मेरे पिता अपना काम पूरा करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। घर का मालिक तो इस बात पर राजी हो गया था और वो लोग अपना घर बंद करके चले गए थे। उस दिन मज़दूर भी टाइम पर फ्री हो गए और अपने घर को चले गए थे और मेरे पिता उस बड़े से बंगले में अकेले एक दीवार पर पेंट कर रहे थे। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, मेरे पिताजी ने अपना काम ख़त्म किया और बंगले के गेट को ताला लगाकर घर लौटकर आ गए थे। उस रात मेरे पिता बहुत बेफिक्र थे कि जल्दी ही काम ख़त्म हो जाएगा और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मेरे घर पर कुछ दिनों बाद ही चौथे बच्चे की खुशखबरी आने वाली थी। रात देर तक हम सब लोग घर वाले बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में सोच रहे थे और फिर मेरे पिता थक कर सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जब हमारी आँख खुली तो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हो रही थी। इतनी तेज़ दस्तक हो रही थी कि हम लोग सोते हुए से जाग गए थे। न जाने कौन था जो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था। सब लोग उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे सामने हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने मेरे पिता के बारे में पूछा था। उसी दौरान मेरे पिता भी दरवाजे पर आ गए। मेरे पिताजी ने पुलिस के सवाल पर अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया तो वो पुलिस वाले कहने लगे कि तुम्हें अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सुनकर तो हम लोग हैरान हो गए थे और पुलिस के ऐसा कहने पर हम लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। मैंने घबराते हुए शब्दों में उनसे अपने पिता को ले जाने की वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखा और फिर जो बात उन्होंने कही उस पर मैं हैरान रह गया था। हम सब भी अपने पिता की गलती जानने से पहले बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अगर पुलिस किसी इल्ज़ाम पर मेरे पिता को लेने आ गई है तो उनसे छुटकारा पाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पिता के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि आप जिस घर में पुताई का काम कर रहे थे वहाँ से काफ़ी सारे पैसे और जेवरात चोरी हो गए। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा इंसान है जिसने घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और लगे हुए तालों को तोड़कर घर के अंदर आए थे और आराम से सारा सामान चोरी करके ले गए। घर वालों ने सारा इल्ज़ाम मेरे पिता और उनके साथ काम करने वाले 3 लड़कों पर लगाया था। उस बंगले के मालिक ने पुलिस को बताया कि पेंटर और उसके साथ काम करने वाले लड़के सारा दिन घर में घुसे रहते थे और हर चीज़ पर उनकी नज़र रहती थी। और अब जब वो लोग इमरजेंसी में घर से गए तो पेंटर और उसके साथ तीनों लड़के मौके का फ़ायदा उठाकर वहीं पर रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। मेरे पिता पुलिस को बार बार कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो कसम भी खा रहे थे। ये सब कुछ झूठा इल्ज़ाम है। उन्होंने उस घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया था और ये बात मैं अपने पिता के कहने से पहले जानता था, क्योंकि मेरे पिता ऐसे इंसान नहीं थे। मेरे पिता ने तो कभी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी किसी से 1 रुपया उधार तक नहीं लिया था, तो फिर वो चोरी कैसे कर सकते थे। भले से ही उन्होंने भूखे रहकर ज़िंदगी गुजार ली थी, मगर उन्होंने कभी ऐसा जुर्म नहीं किया, तो मेरे पिता को अब क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, जबकि अब तो हमारे हालात भी संभल चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारे घर का एक एक कोना तलाश करके चोरी का सामान ढूंढने लगे थे।
घर में सोने की एक कील तक मौजूद नहीं थी। जब उन लोगों को कुछ नहीं मिला तो उन पुलिस वालों ने मेरे पिता को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया और वहां से अपने साथ ले गए। वह मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक हादसा था। मैं अपने पिता के साथ अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। मेरा दिल बहुत रो रहा था, जबकि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा परेशान थी। ऐसी तकलीफ़ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मेरे पिता को चोट लग गई थी और वो खून से लथपथ अस्पताल में पहुंचाए गए थे। मेरे बूढ़े पिता, जिनसे मैं घर से निकलते टाइम उनका आशीर्वाद लेकर उनके पैर छूकर घर से बाहर जाता था, आज ये पुलिस वाले मेरी नज़रों के सामने उन्हें बदतमीजी से घसीट कर ले जा रहे थे। ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। बस मेरे दिल में यही ख्याल आ रहे थे, इस दुनिया में और कानून में इज्जत सिर्फ पैसे वाले की है और यहाँ तो ना उम्र का लिहाज किया जाता है और ना ही इंसान के हालात देखकर बात की जाती है। और शायद यही वजह है कि हमारी जनरेशन के लोग आज भी तरक्की नहीं कर पा रहे। यहाँ जुर्म साबित होने से पहले ही गरीबों के साथ मुजरिमों के जैसा सलूक किया जाता है। मेरी माँ की रो रो कर बुरी हालत हो गई थी, जबकि मेरा दिल भी बुरी तरह से दुख रहा था और मेरे बच्चे भी बुरी तरह से डर गए थे। मेरी पत्नी भी रो रही थी और घबरा रही थी। वो मेरी माँ को संभाल रही थी और कभी अपने बच्चों को संभाल रही थी, कभी बच्चों को समझा रही थी। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी कि पिताजी को कुछ नहीं होगा और मैं अपनी पत्नी से दरवाज़ा बंद करने का कहकर घर से बाहर निकल गया था और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने अपने पिता से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया था। बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसके चाचा पुलिस स्टेशन में आम से सिपाही की नौकरी करते हैं। वो इस सिलसिले में हमारी मदद तो नहीं कर सकते थे, मगर मुझे मेरे पिता के बारे में पता करके ज़रूर बता सकते थे। मेरे दोस्त के चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पिता की तरह बाकी पेंटर भी खाली हाथ पुलिस स्टेशन लाए गए थे। सब ने एक ही बयान दिया था कि वो अपना काम जल्दी निपटाकर वहाँ से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके उन्हें तो छोड़ दिया गया और चोरी का सारा इल्ज़ाम अकेले मेरे पिता पर आ गया था। मेरे पिता को जेल हो गई थी क्योंकि बंगले के मालिक ने कहा था कि जब तक उनके सारे जेवरात और पैसा वापस नहीं करते तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। मैंने उस बंगले का पता किया और वहां पर पहुंचकर उस बंगले के मालिक के पास चोरी हो जाने की डिटेल लेने लगा। वहां पर अफसोस करने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे। मैं उस आदमी को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरे पिता चोर नहीं हैं। मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा कि वो पुलिस से अपना केस वापस ले ले और असली चोर को ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि इस तरह तो मेरे पिता अगर सारी ज़िंदगी भी जेल में रहे तो उनका सामान कभी भी नहीं मिल सकता। मेरे इतनी बात कहने पर वो आदमी भड़क उठा था और मुझे धक्के देने लगा। उसने अपने गार्ड को बुलाकर मुझे घर से धक्के मारकर निकलवा दिया था। वो गुस्से से ना जाने क्या कुछ बार बार कहता जा रहा था कि तुम गरीब लोग दुनिया के सामने सीधा बनने की कोशिश करते हो, जबकि तुम लोग बहुत बड़े चोर होते हो। हम अमीर लोगों का फ़ायदा उठाते हो। तुम लोगों की नज़र हम जैसे अमीर लोगों के पैसों पर होती है और मौके का फ़ायदा उठाकर तुम लोग हमारी जायदाद अपनी बना लेना चाहते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसने सिर्फ अपनी ज़ुबान के तीर चलाने बंद कर दिए थे, बल्कि मेरे मुंह पर भी एक थप्पड़ मार दिया था और मुझे धकेल कर गार्ड से कहा, इसको यहाँ से बाहर फेंक दो। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन साबित हुआ था। मुझे बहुत रोना आ रहा था और अपनी किस्मत पर गुस्सा भी आ रहा था। इधर मैं इतना बेबस हो चुका था कि अपने पिता की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो इंसान तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके साथ खड़े हुए उस जैसे ही कुछ पढ़े लिखे और खाते पीते लोग ऐसे भी थे जो मेरे साथ होने वाले ऐसे बिहेवियर पर अफसोस कर रहे थे और उसे रोक रहे थे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो तो लोगों के रोकने पर और उल्टा चीखने लगा, कहने लगा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। वो सारे जेवरात कुछ ही दिन पहले मैं अपने घर लाया था और उस पेंटर ने वो सारे चुरा लिए।
वो कह रहा था, मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ सोना देने पर क्या अमीरों के यहाँ शादी नहीं हो सकती। और फिर इन लोगों के पास तो इतना था कि इन लोगों के घर एक बार क्या 10 बार भी चोरी हो जाए तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इन लोगों के घर की शादी सोना या जेवरात के बिना नहीं हो सकती थी? मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब की हो या अमीर की, सबके लिए बहुत अहम होती है। मगर बिना किसी सबूत के वो लोग एक गरीब और बूढ़े इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को बेइज्जत कर रहे थे। मैं मायूस होकर और बेइज्जत होकर वहाँ से अपने घर चला आया था। मगर मैंने अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देखा। मेरे होश उड़ गए थे। मैंने घबराकर अपने पड़ोस के लोगों का दरवाज़ा बजाकर अपनी पत्नी और माँ के बारे में पूछा कि मेरी पत्नी और मेरी माँ आखिर कहाँ चली गई। मेरे घर पर ताला लगा हुआ था तो उन लोगों ने बताया कि करीब 2-3 घंटे पहले तुम्हारी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से तुम्हारी माँ उसे पास के ही अस्पताल में ले गई। ये बात सुनकर मैं भागा भागा वहाँ पहुँचा तो मेरी माँ उदास चेहरा लेकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं माँ तक पहुँचा तो वो उम्मीद भरे शब्दों में मेरे पिता के बारे में मुझसे पूछने लगी थी। मैंने मायूस होकर अपना सिर झुका लिया तो मेरी माँ समझ गई थी और वो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी और मैंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो एक नर्स मुझे बधाइयाँ देने लगी क्योंकि इस बार फिर से मेरे यहाँ पर बेटे ने जन्म लिया था। मेरे पास अब 3 बेटे और एक बेटी थी। ये बात सुनते ही मेरी माँ तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मेरे चुप करवाने पर वो कहने लगी कि काश तुम्हारे पिता ये काम लेने से इनकार कर देते। तुम्हारे पिता की सेहत तो अब वैसे भी पहले जैसी नहीं रही थी। न जाने कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी आई थी कि तुम्हारे पिता के मन में उस बंगले में काम करने का इरादा पैदा हो गया था। मैं अपनी माँ को सीने से लगाए उन्हें तसल्ली देता रहा कि आप फिक्र मत करो, पिताजी को कुछ नहीं होगा, वो बेकसूर हैं और ये बात जल्द से जल्द साबित हो जाएगी। मेरी पत्नी की हालत संभली तो हम उसे घर लेकर आ गए थे। दूसरी तरफ मैं अपने पिता के लिए भी भाग दौड़ करता रहा था। मुझे अपना कोई ख्याल नहीं था और ना ही मुझे अपने आने वाले इस बच्चे का ख्याल था, जबकि मैं तो बुरी तरह से परेशानियों में उलझ कर रह गया था और उस दिन की बेइज्जती को नहीं भूला था। और मैं दोबारा से उस बंगले के मालिक के पास चला गया था क्योंकि मुझ जैसा गरीब इंसान वकील हायर नहीं कर सकता था और ना ही कोई ऐसा था जो मेरी मदद कर सकता था। मेरे पास भगवान के सहारे के सिवा और कोई चीज़ नहीं थी और उसके बाद उस इंसान का सहारा था जो कि मेरे पिता को बेकसूर मानकर माफ़ कर देता। मगर वो मेरी तो एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे यकीन था कि हम उसका पैसा जेवर छुपा चुके थे। वो हर बार एक ही बात दोहराता रहता कि अगर मैं उसका सामान लौटा दूंगा तो वो मेरे पिता को माफ़ कर देगा और अपना केस भी वापस ले लेगा। इस दौरान मेरे पिता से मिलने का मौका मुझे मिल गया और मुझे मेरे पिता से मिलने दिया गया। अपने पिता की हालत देखकर मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। वो बहुत ही बुरी हालत में जेल के कोने में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है तो वो बहुत खुश होने लगे और कहने लगे कि अपने बच्चों को मेरे बारे में कुछ मत बताना, वो छोटे हैं, मैं नहीं चाहता उन छोटे बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती हो। कह देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये बात सुनकर बच्चे सोचने लगे कि शायद उनका दादा सच में चोर है। मेरा दिल अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर तड़पने लगा था। गरीबी इंसान को कभी कभी बहुत बेबस और लाचार बना देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर बहुत दुख हुआ था। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं झट से अपने पिता को यहाँ से लेकर चला जाऊँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मैंने पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। मेरे पिता को जेल में ना आना पड़ता और ना ही सज़ा काटनी पड़ती और ना मुझे यूँ किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़ते। मैंने ये बात अपने पिता के सामने बताई तो वो मुझे समझाने लगे
कि गरीबी बुरी चीज़ नहीं है। इंसान के हालात और उसका बुरा वक्त उसकी ज़िंदगी को तय करने वाला भगवान है और वो सब कुछ देख रहा है और सब कुछ जानता है। उसे पता है कि किसने क्या किया है। वह सारा इंसाफ करता है और सच कभी छुपा नहीं रहता। सच एक न एक दिन दुनिया के सामने ज़रूर आ जाता है। गरीबों को गाली बनाने वाले तो ये ज़मीन पर रहने वाले लोग थे, जो गरीब को जुल्म की चक्की में पीसकर अपने आप को पूरा और बेहतरीन इंसान समझ बैठे थे। मैं अपने पिता को तसल्लियाँ देकर आ गया था और उसके बाद मुझे पूरे 2 साल बाद अपने पिता से मिलने जेल ही जाना पड़ा था। मेरे पिता कभी घर वापस नहीं आ सके थे। जेल में रहकर वो बीमार और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। मैं अपने माता पिता की परेशानी में बेकार हो चुका था। पूरे 2 साल बाद मेरी माँ भी हिम्मत हार चुकी थी और वो अपने पति के इंतज़ार में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था कि एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं। वो दोनों ही दुनिया वालों की दी हुई इंसल्ट से बुरी तरह से थक गए थे और भगवान को प्यारे हो गए थे और मेरे दिल में उनका गम और उनकी सच्चाई दबी की दबी रह गई थी। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के लिए मैं मेहनत मजदूरी में लग गया था, मगर ना जाने किस्मत को क्या मंजूर था। मेरा काम लगातार हर जगह से धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। मैंने पूरे 2 साल बहुत मेहनत कर ली थी, लेकिन मैं अपनी मेहनत में बेकार ही रहा था और मेरे घर में फिर से भूखा रहने की नौबत आ गई थी। अपने मासूम बच्चों को भूख से बेचैन देखकर मैं थक गया था। मैंने लोगों से उधार लेना भी शुरू कर दिया था और पैसे जमा करके मैं दुबई पहुंच गया था। मैं वहां पर एक छोटे से रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम किया करता था, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं आ पा रहे थे कि मैं अपने घर भी भेज सकूं, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था वो धोखे से मेरी आधी सैलरी से ज़्यादा सैलरी खुद ही ले रहा था और यही बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मगर एक दिन जब मेरी पत्नी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि मेरे भेजे हुए 1 लाख रुपए से उसने हमारे बच्चों के लिए शॉपिंग भी कर ली और छोटा मोटा जो मेरे ऊपर मैंने उधार ले रखा था वो भी चुकता कर दिया, मैं ये सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि मैं तो जब से यहाँ पर आया था मैंने 1 रुपया भी अपने घर पर नहीं भेजा था। मेरी पत्नी को मुझ पर शक ना हो जाए और मेरी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए मैंने उसको कुछ नहीं बताया और सच छुपा गया था और कॉल कट करके सोचने लगा, न जाने मेरी पत्नी को कौन पैसे दे रहा था। इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले ही महीने फिर से मेरी पत्नी ने वैसे ही पैसे मिल जाने पर मुझे कॉल की और कहने लगी कि आपका भेजा हुआ आदमी मुझे पैसे दे जाता है और वो आदमी मेरी पत्नी से कहता है ये पैसे तुम्हारे पति ने भिजवाए हैं। मैं अपनी पत्नी को ये पैसे लेने के लिए रोकना चाहता था, मगर हर बार मेरे बच्चे उन पैसों से अपनी ज़रूरत को पूरा करने की खुशी मुझे बताते थे तो मेरी ज़ुबान बंद हो जाती थी। मगर लगातार कई महीनों तक ऐसा ही हो रहा था। कोई आदमी मेरी पत्नी को यह कहकर पैसे देता कि वो मैंने भिजवाए हैं और वो हर महीने मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए दे दिया करता था, जिससे धीरे धीरे मेरे घर की सारी परेशानियां ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे घर से गरीबी ख़त्म होने लगी थी। मैं परेशान हो गया था कि ना जाने वो कौन था जो बेवजह मेरे घर पर हर महीने इतने ढेर सारे पैसे दे दिया करता था। मेरी पत्नी जवान और कम उम्र की औरत थी और मैं 4 बच्चों का पिता था। मुझे ये बात बुरी तरह से परेशान कर रही थी। ना जाने इतने बहुत सारे पैसों के बदले कल को मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मेरे पिता के साथ जो हुआ था मेरे लिए वही भूलने के काबिल नहीं था। इसलिए मुझे हमेशा टेंशन रहती थी। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरी जान ही निकाल दी थी, क्योंकि वो आदमी उसे पूरे 1 करोड़ रुपए दे गया था। 1 करोड़ रुपए किसी गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी से बड़ी रकम होती है और उन पैसों से मेरी पत्नी ने एक बंगला भी खरीद लिया था। इस बार मैं सारे काम छोड़कर इंडिया वापस आ गया था। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफ़ी हद तक बदल चुके थे। घर से गरीबी का नामो निशान ही मिट चुका था।
घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी पत्नी ने उन 1 करोड़ रुपए से जिससे मैंने उधार लिया था वो सब भी दे दिया था। मेरी पत्नी ने उन पैसों से बंगला खरीद लिया था तो मेरी ज़िंदगी भी आसान हो गई थी। मगर मुझे ये बेवजह पैसे देने वाले का नाम जानना था कि ना जाने ये कौन इंसान था और क्यों हमारे ऊपर इतने एहसान कर रहा था। मैं महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा और जब वो आदमी पैसे देने आया तो मैंने ही दरवाज़ा खोला था। वो आदमी मुझे देखकर फ़ौरन ही घबरा गया था। मैंने उसे रोक लिया और उसको पकड़कर सख्ती से सवाल किया कि वो कौन है और वो क्यों हर महीने मेरे घर पर पैसे देने आता है। मेरे सवाल पूछने पर जब वो सर झुकाकर कहने लगा तो मुझे अचानक ही गुस्सा आ गया था। वो कहने लगा कि वो उस आदमी का बेटा है जिसने 2.5 साल पहले मेरे पिता पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भेज दिया था। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी थी। मैं उसके पिता की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था, मगर मैंने उसे इतना ज़रूर कहा था कि मैं तुम जैसे घमंडी और धोखेबाज लोगों के पैसों का हकदार नहीं हूँ, इसलिए जो पैसे तुम यहाँ पर लेकर आए हो उन पैसों को वापस ले जाओ और जो पैसे मैं तुम्हारे अब तक ले चुका हूँ वो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर पर क्यों देता आ रहा हूँ। उसके सवाल ने मुझे एकदम हैरान कर दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने मुझे धीमी सी आवाज़ में सब कुछ बता दिया। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच से भी ऊपर थी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो बता रहा था कि जब उसके घर पर चोरी हुई थी तब मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, बल्कि मैं हॉस्टल में दूसरे शहर पढ़ने के लिए गया हुआ था। मैं उसी दिन अपनी बहन की शादी के लिए वहाँ पर पहुँचा था। उस दिन जब तुम पहली बार अपने पिता की बेगुनाही को बताने के लिए हमारे घर पर आए थे और मेरे पिता ने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की थी। ये सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। उस लड़के ने बताया कि उनके घर में होने वाली चोरी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मेरी उसी बहन का हाथ है जिसकी शादी होने वाली थी। मेरी बहन का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा था और वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने माता पिता के उस दिन घर से जाने का फ़ायदा उठाया और घर से जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को घर में किसी के ना होने के बारे में बता दिया था। हमारी फैमिली के घर से निकलते ही मेरी बहन का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ घर में घुस आया था और उसने हमारे घर में घुसकर सारे जेवरात और पैसे चुरा लिए और फरार हो गया था। उन दोनों के बीच ये बात फिक्स हो गई थी कि वो बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वो लड़का चोरी करने के बाद मेरी बहन को धोखा दे गया और वापस आया ही नहीं। उस लड़के ने अपनी लाइफ सेट कर ली। जब वो लड़का मेरी बहन से शादी करने के लिए नहीं आया तो मेरी बहन ने खामोशी से अपने माता पिता की मर्जी के साथ ही शादी कर ली और मेरी बहन की शादी के 6 महीने बाद मेरी बहन का बॉयफ्रेंड फिर से उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा और फिर ये बात मेरी बहन के पति को भी पता चल गई थी। उसने ये बात पता चलते ही मेरी बहन को डिवोर्स दे दी और उसे घर से निकाल दिया। हमारी बहन जब हमारे घर पर आ गई और उसने हमें सारी सच्चाई बताई तो हमें बहुत अफसोस हुआ था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था कि मेरे पिता के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया था। ये बात तो मैं अच्छे से जानता था कि मेरे पिता चोर नहीं हैं। मेरे पिता को धोखे से फंसाया गया था। उस लड़के ने बताया कि मैंने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो तुम्हारे गरीब पेंटर पिता को जेल से रिहा करवाए क्योंकि तुम्हारे पिता बेकसूर हैं, मगर मेरे पिता अपनी इज्जत के लिए खामोश रहे थे। अगर मेरे पिता तुम्हारे पिता की बेगुनाही साबित कर देते तो इसके लिए मेरी बहन का राज खोलना पड़ता और इसी तरह से तुम्हारे पिता को सज़ा मिलती रही। मेरे पिता अपनी जिद पर डटे रहे और इसी तरह से इस हादसे के पूरे 2 साल बाद मेरे पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मैं तुम्हारे पिता के पास जेल गया था और उनको सब कुछ सच सच बता दिया था। मैं तुम्हारे पिता को जेल से रिहा करवाना चाहता था, इसलिए मैं पुलिस वालों को भी सारी बात बताना चाहता था ताकि तुम्हारे पिताजी निकल जाए। मगर तुम्हारे पिता इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने मुझसे कहा
कि अगर तुम मेरी सच्चाई लोगों के सामने लाओगे तो तुम्हारी बहन की बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने मुझे मेरी बहन की बदनामी करने से रोक दिया था और इस बात के कुछ ही दिन बाद तुम्हारे पिता भी मर गए थे। वो लड़का मुझे सारी बात बताने के बाद रोने लगा था, लेकिन जाते जाते वो मुझे बहुत बड़े दुख में डाल गया था। वो लड़का सब कुछ बताने के बाद कहने लगा, ये सारा पैसा उस एहसान के आगे कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों ने हम पर किया। वो कह रहा था कि ये पैसा सिर्फ उस इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए है जो मेरे पिता पर लगाया गया था। वो हमारे घर पर मुझसे माफ़ी मांगने भी आया था, मगर तब मैं दुबई चला गया था। वो लड़का मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे ये सब कुछ बताकर चला गया था और मैं ये सोच रहा था कि ये पैसा मेरे पिता की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है क्या, लेकिन नहीं। मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह पर होते हैं। वो भी एक जालिम पिता का एक नरम दिल और शरीफ बेटा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और उसका दिल भी नरम था। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे साथ हो चुका था उसको याद करके आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे पिता एक बेकसूर इंसान थे जिनको कुछ ना करने की सज़ा मिली थी और इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि वो अपनी सज़ा को भुगतते भुगतते इस दुनिया से चले गए थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। कोई भी अमीर इंसान किसी गरीब के साथ ऐसा ना करे कि जिस वजह से वो इंसान अपनी इज्जत खो बैठे और अपने अपनों को खो बैठे। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।